दोस्तों, हॉरर फैंस के लिए एक और शानदार एक्सपीरियंस सिनेमा में आ चुका है। सैम रेमी की आइकॉनिक लेजेंडरी फ्रेंचाइज की छठी मूवी, जिसका नाम है इविल डेड बर्न। दुनिया भर के क्रिटिक्स इस फिल्म को इस पूरी सीरीज की सबसे ब्रूटल, सबसे मीन और सबसे ज़्यादा खून से लथपथ मूवी बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मूवी 2023 की सुपरहिट इविल डेड राइज का मुकाबला कर पाती है, या फिर हॉलीवुड ने एक बार फिर से वायलेंस के नाम पर एक वीक स्टोरी चिपका दी है। आज के इस डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको मैं इन सभी सवालों के एग्जैक्ट जवाब दूंगा। इस वीडियो में हम इविल डेड बर्न की स्पाइन चिलिंग कहानी को ब्रेक डाउन करेंगे, कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग बिहाइंड द सीन्स फैक्ट शेयर करेंगे जो इंटरनेट पर बिल्कुल नहीं मिलते, और फाइनली मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि क्या आपको अपना पैसा इस मूवी पर वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि क्लाइमैक्स और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होने वाला है जो फ्रेंचाइज का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डेमोनिक राइड को शुरू करते हैं। मूवी की डार्क स्टोरी पर आने से पहले बात करते हैं 3 ऐसे क्रेजी हिडन फैक्ट्स की जो इस फिल्म को बनाते वक्त सेट पर हुए और जो इस मूवी को दूसरी हॉरर मूवीज से बिल्कुल अलग बनाते हैं। नंबर 1 पे हम बात करते हैं प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और असली आग के खौफ की। फ्रेंच डायरेक्टर सेबेस्टियन वेंसिक ने इस फिल्म के लिए CGI को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। मूवी का टाइटल बर्न है और इसीलिए इस मूवी में मैक्सिमम लाइटिंग और डिस्ट्रक्शन के लिए असली आग यानी प्रैक्टिकल फायर का इस्तेमाल किया गया है। डायरेक्टर का मानना था कि असली आग से एक्टर्स की स्किन पर जो टेक्सचर, पसीना और खौफनाक रोशनी पड़ती है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से कभी जनरेट नहीं की जा सकती। इस वजह से सेट पर शूटिंग बहुत ज़्यादा रिस्की थी और एक्टर्स लिटरली हीट फील कर रहे थे। नंबर 2 में हम बात करेंगे मूवी की लीड एक्ट्रेस की। मूवी की लीड एक्ट्रेस थिया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस को तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इविल डेड बर्न में लीड कैरेक्टर निभाने वाली एक्ट्रेस इविल डेड राइज के अंदर एक सपोर्टिव क्रू मेंबर के रूप में थी। एक बिहाइंड द सीन्स क्रू मेंबर से लेकर अगली मूवी में लीड डेडाइट बनने का सफ़र अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। नंबर 3 में हम बात करेंगे वायलेंस की। इस मूवी ने वायलेंस की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। डायरेक्टर ने क्लियर कर दिया था कि उनका टारगेट सिर्फ सस्ता खून खराबा या फनी गोर दिखाना नहीं था, वो ऑडियंस को एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट देना चाहते थे जो उनके दिमाग में बस जाए। डायरेक्टर ने फेमस हॉलीवुड मूवी अमेरिकन हिस्ट्री एक्स के उस ब्रूटल टीथ ऑन द साइडवॉक सीन का रेफरेंस देते हुए कहा कि वो वैसा पेन स्क्रीन पर लाना चाहते थे। इसलिए इस मूवी में पुरानी इविल डेड मूवीज जैसी डार्क कॉमेडी बिल्कुल नहीं है, बल्कि शेयर अनफॉरगिविंग ब्रूटैलिटी है। अब सीधे आते हैं मूवी की कहानी पर। दोस्तों, कहानी का सेटअप एक बहुत ही आइसोलेटेड और सुनसान लेक हाउस से शुरू होता है। यहाँ जोसेफ नाम का लड़का अपने लेट ग्रैंडफादर की पुरानी रिसर्च पढ़ रहा होता है। ये रिसर्च नेचुरम डेमोंटो यानी बुक ऑफ द डेड और डेडाइट्स के बारे में है। यहाँ बेसमेंट में उसे एक एंशिएंट हथियार मिलता है जिसे कैंडेरियन डैगर कहते हैं। इस डैगर के मिलते ही एक इविल फोर्स अवेकन हो जाती है और एक लोकल लड़की जेसिका पजेस हो जाती है जो आसपास के लोगों को मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जोसेफ का बड़ा भाई विल अपनी पत्नी एलिस के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा करता है। विल एक एब्यूजिव हस्बैंड है और नशे की हालत में गुस्से में गाड़ी चलाता हुआ निकल जाता है। रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट उसी पजेस्ड लड़की जेसिका से होता है। आग में जलते हुए विल की मौत हो जाती है, पर मरने से ठीक पहले जेसिका नेक्रोनोमिकॉन का एक मंत्र पढ़ती है और वो डेमोनिक स्पिरिट विल की जली हुई लाश के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। असली नाइटमेयर तब शुरू होता है जब विल की फैमिली उसके क्रीमेशन यानी अंतिम संस्कार के लिए जमा होती है। फैमिली में सब लोग एलिस को इस मौत का जिम्मेदार मानते हैं, जिससे माहौल पहले से ही टॉक्सिक हो जाता है। क्रीमेशन से ठीक पहले जब विल का पिता एडगर अकेले में कॉफिन के पास जाता है तो विल की जली हुई लाश जिंदा हो जाती है। वो डेडाइट विल अपने ही पिता को बुरी तरह जला देता है और क्रीमेटोरियम के वर्कर को मार देता है। इस हादसे के बाद बची हुई फैमिली लेक हाउस वापस आती है, पर उन्हें नहीं पता कि इन्फेक्शन उनके साथ आ चुका है। एडगर धीरे धीरे पजेस होने लगता है।
एक रात फैमिली डिनर के दौरान एडगर अचानक अपना आपा खो देता है, फैमिली डॉग को मार देता है और जोसेफ की गर्लफ्रेंड थिया पर हमला करके उसकी उंगलियां काटकर उसे मौत के घाट उतार देता है। यहाँ से मूवी एक प्योर क्लॉस्ट्रोफोबिक सर्वाइवल गेम में बदल जाती है। थिया एक डेडाइट बनकर वापस आती है और दादी माँ पॉली को मैनिपुलेट करके अपने आप को बेसमेंट से आज़ाद कर लेती है। एक के बाद एक फैमिली के सारे मेंबर्स इन्फेक्ट होने लगते हैं। मदर इन लॉ सुजन और यहाँ तक कि दादी पॉली भी खूंखार डीमंस बन जाती हैं जो अपने ही बच्चों का खून पीना चाहती हैं। इन सब के बीच फंसती है हमारी मेन कैरेक्टर एलिस जो ऑलरेडी अपने हस्बैंड विल के अब्यूज से मेंटली ट्रॉमेटाइज थी। अब उसे अपनी जान बचाने के लिए इन राक्षसों से लड़ना पड़ता है। सर्वाइवल के लिए एलिस अपने घर में पड़े हैवी टूल्स जैसे रोटरी सो और जैक हैमर का इस्तेमाल करती है। मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग सीन तब आता है जब पजेस्ड मदर इन लॉ सुजन कन्फेस करती है कि उसे विल की अब्यूजिव हरकतों के बारे में पता था, पर उसने कुछ नहीं किया क्योंकि वो एलिस से नफरत करती थी। क्लाइमैक्स फाइट सीन एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है जहां आग और धुएं के बीच एलिस का सामना फाइनली पजेस्ड विल से होता है। एक बहुत लंबे, थका देने वाले और ब्रूटल स्ट्रगल के बाद एलिस विल को पिघले हुए टायर के गड्ढे में फंसा देती है और उसी कैंडेरियन डैगर से उसका हमेशा के लिए काम तमाम कर देती है। सुबह होती है, पैरामेडिक्स आते हैं और एलिस बच जाती है। पर वेट दोस्तों, द इविल इज नॉट डेड। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि दादी पॉली वहां से बच निकली थी और उसने एक अनजान रास्ते चलते आदमी को इन्फेक्ट कर दिया है। साथ ही क्रीमेटोरियम में रखी हुई राख से इन्फेक्शन नए शहर में फैलना शुरू हो चुका है। स्टोरी यहाँ फिनिश नहीं होती बल्कि आगे के सीक्वल्स के लिए रास्ता खोल देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इविल डेड बर्न एक्चुअली कैसी मूवी है और इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या होना चाहिए। मैंने मूवी को थोरोली एनालाइज किया है और इसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स और ग्लेरिंग नेगेटिव्स हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। मूवी का टेक्निकल एग्जीक्यूशन और सिनेमेटोग्राफी माइंड ब्लोइंग है। जैसा मैंने पहले बताया, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, मेकअप और गोर इतना रियलिस्टिक है कि हॉरर फैंस को यह किसी ट्रीट से कम नहीं लगेगा। कैमरा वर्क और लाइटिंग, खास करके असली आग के रिफ्लेक्शंस, एक बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक और डरावना माहौल बना देते हैं। एलिस के कैरेक्टर में एक्ट्रेस की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है। एक डरी हुई ट्रॉमेटाइज्ड औरत से एक हार्डकोर ब्लड सॉक्ड सर्वाइवर में उनका ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया गया है। डेडाइट्स इस बार सिर्फ माइंडलेस ज़ॉम्बीज नहीं हैं, बल्कि वह साइकोलॉजिकली टॉर्चर करते हैं जो उन्हें और भी ज़्यादा स्कैरी बनाता है। और अब आते हैं हम नेगेटिव्स पर, जो काफ़ी सारे व्यूअर्स को परेशान कर सकते हैं। सैम रेमी की ओरिजिनल इविल डेड सीरीज अपनी डार्क कॉमेडी, ऐश विलियम्स के वन लाइनर्स और एक मज़ेदार कैंपी टोन के लिए जानी जाती है। इस मूवी में ह्यूमर बिल्कुल 100% गायब है। ये मूवी इतनी ज़्यादा डार्क, मीन और डिप्रेसिंग हो जाती है कि एक पॉइंट के बाद लगातार वायलेंस और चीख पुकार आपको मेंटल लेवल पर एग्जॉस्ट कर सकती है। कैरेक्टर्स इतनी जल्दी पजेस हो जाते हैं कि एज ए व्यूअर आपको उनके मरने का दुख नहीं होता, क्योंकि उनके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन बन ही नहीं पाता। आप वेट करते हैं कि कब कौन सा नया कैरेक्टर अब मरने वाला है। फैमिली ड्रामा को टच ज़रूर किया गया है, पर ओवर द टॉप गोर के सामने वो डिटेल्स छुप जाती हैं। तो फाइनल कंक्लूजन यही है दोस्तों कि अगर आपको प्योर, अनफिल्टर्ड और अल्ट्रा वायलेंट हॉरर मूवीज़ का शौक है, जहां बस स्क्रीन पर लाल रंग बिखरा हो और आप जंप स्केयर एंजॉय करते हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर थिएटर में एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ये मूवी जंप स्केयर से भरी है और इसमें वायलेंस फुल दिया गया है। ये इविल डेड राइज से एक कदम आगे की ब्रूटैलिटी पेश करती है। मेरी तरफ से इस विजुअली स्टनिंग, इमोशनली एग्जॉस्टिंग हॉरर स्पेक्टिकल को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग। तो हॉरर फैंस, आपको इविल डेड बर्न की ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? क्या आप इसे थिएटर में देखने जाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही डिटेल्ड और बढ़िया क्वालिटी रिव्यूज़ लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।